that takes place by its own. It doesn't require any external influence or external agencies needed for this process. बिल्कुल नहीं, automatically ये हो जाएगा. This process will take place by its own without aid of any external agency. In that case, that will be the spontaneous process. It takes place naturally. नेचुरली होगा एंड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन डिसाइडेड है, उसी डायरेक्शन से होगा. एंड इट इज इरिवर्सिबल. एग्जाम्पल के तौर पे मेल्टिंग ऑफ आइस. मेल्टिंग ऑफ आइस. इसको मैं लिखता हूं. Okay. So this is a spontaneous process. It takes place in only one direction. Naturally होता है. सराउंडिंग में से हीट एब्सॉर्ब करेगा, आइस विल मेल्ट. डिसोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर. वाटर में यदि वो डिसॉल्व हो रहा मतलब दैट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. तो अब ये थर्मोडायनामिक्स में इसकी क्या जरूरत है ये भी देखना चाहिए कि वेदर अ पर्टिकुलर प्रोसेस विल टेक्स प्लेस स्पॉन्टेनियसली और नॉट. एक आधा प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली होता है या नहीं होता है, ये डिसाइड करने के लिए थर्मोडायनामिक्स के पास में क्या है. देखिए स्पॉन्टेनियस है इसका मतलब वो फास्ट हो सकता, स्लो हो सकता. थर्मोडायनामिक्स डज नॉट रिलेटेड टू द रेट ऑफ रिएक्शन. किसी प्रोसेस का रेट क्या रहेगा वो नहीं बताते हम. होगा नहीं होगा दैट्स फाइनल. ऑटोमेटिक होगा या करवाना पड़ेगा. ऑटोमेटिकली हो रहा है तो स्पॉन्टेनियस, नहीं हो रहा है तो एक्सटर्नल एजेंसी लगा देंगे. ठीक है, एक्सटर्नल एजेंसी से हम कॉम्प्रेशन करा सकते हैं. सो दैट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. तो इसी को हम आगे लेके चलते हैं. एंट्रोपी. देखिए इसके पहले हमने इंटरनल एनर्जी का स्टडी किया, उसके बाद एंथैल्पी का स्टडी किया एंड नाउ दिस इज योर नेक्स्ट थर्मोडायनामिक फंक्शन दैट इज एंट्रोपी. तो किसी सिस्टम में देखिए आपका ये सॉलिड है, इसमें पार्टिकल अरेंजमेंट की बात करते हैं. आइस लिया आपने, सो दिस वन इज योर सॉलिड. तो इन केस ऑफ सॉलिड द पार्टिकल अरेंजमेंट इज वेरी रेगुलर एंड वेल ऑर्डर्ड रिपीटेटिव अरेंजमेंट. So this is what a particle arrangement in case of solid. सॉलिड में जो पार्टिकल अरेंजमेंट होती है काफी कॉम्पैक्ट होती है, रिपीटेटिव होती है, क्लोज एंड कॉम्पैक्ट एंड वेल रिपीटेटिव, वेल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट जिसको बोलते हैं आप. ऑन हीटिंग it may get converted into liquid. So in that case ये जो पार्टिकल अरेंजमेंट है that becomes somewhat less compact and somewhat random. यहाँ थोड़ा सा रैंडमनेस आ गया. यहाँ वेल ऑर्डर्ड था, यहाँ पे रैंडमनेस बढ़ गया. एक दूसरे से वो मतलब फिक्स नहीं है. यहाँ पे जैसा फिक्स है कि ये मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल, सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ में प्रॉपर वे से एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, तो वो सॉलिड स्टेट होगा. लिक्विड स्टेट में चले जाते हैं आप तो यू विल फाइंड दैट कि दैट डजंट हैव एनी पर्टिकुलर शेप और साइज. लिक्विड्स में ऐसा तो नहीं होता, शेप और साइज होती है लिक्विड में, बिल्कुल नहीं. दैट इज ड्यू टू समवॉट रैंडम अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स एंड less attractive forces among them. Again it is heated, then I need a required container. Okay, and in that case this molecular arrangement or particle arrangement becomes a very random. यहाँ पे पूरा मतलब कोई फिक्स नहीं है. यहाँ पे तो भी थोड़ा सा रैंडमनेस कम था लेकिन यहाँ और ज्यादा बढ़ गया. दिस इज रैंडमनेस और डिसऑर्डर. यहाँ वेल ऑर्डर्ड बोलेंगे, यहाँ पे डिसऑर्डर बोल दिया मैंने. तो जब गैसीय स्टेट में चला गया आप लोग, सॉलिड लिया आपने कोई भी, then it is converted into liquid and then it is converted into gas.
तो यहाँ पे जो वेल ऑर्डरनेस था सिस्टम के अंदर, पार्टिकल अरेंजमेंट में जो वेल ऑर्डरनेस था, एक के नीचे एक होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, वैसे होने चाहिए, वेल ऑर्डर रिपीटेटिव अरेंजमेंट होना चाहिए, कॉम्पैक्ट होना चाहिए, तो वो सॉलिड होता है। थोड़ा सा इसमें कॉम्पैक्टनेस कम कर दो तो अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो गए, उसका इंडिकेशन है, एंड इन दैट केस दैट विल बी कॉल्ड एज एन लिक्विड स्टेट। और यहां से भी आगे चले गए आप तो इनके बीच में किसी भी तरह के अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस नहीं रहेंगे, रहेंगे भी तो वो निग्लिजिबल रहेंगे, दैट इज वीक वंडरवॉल फोर्सेस बोल सकते हैं हम, एंड इन दैट केस दैट स्टेट विल बी कॉल्ड एज गैसियस स्टेट। तो गैसियस स्टेट में पार्टिकल अरेंजमेंट जो है वो मोस्ट रैंडम होती है, कोई वेल ऑर्डरनेस उसके अंदर नहीं होता। तो इसी तरह का रैंडमनेस या वेल ऑर्डरनेस मेजर करना चाहते हैं आप, देन वी हैव द थर्मोडायनामिक फंक्शन एंट्रोपी। देखिए यहाँ पे जो इफेक्ट था वो हीट का था, जैसे जैसे मैंने हीट सप्लाई किया वैसे वैसे सॉलिड का लिक्विड हो गया, लिक्विड का गैस हो गया। तो ये हीटिंग प्रोसेस में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो कम होते गए, और यहाँ पे जो अट्रैक्टिव फोर्सेस वो कम हो गया, तो एज ए रिजल्ट वो पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर जाने लगे, और उनके ऊपर किसी एक दूसरे का कंट्रोल नहीं रहेगा, तो डिसऑर्डर बढ़ेगा। इट इज अ मेजर ऑफ disorder or randomness। Disorder or randomness present in the system is measured in terms of entropy। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ये भी, दैट डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। इट इज अ स्टेट फंक्शन, मींस इसका जो वैल्यू है दैट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ द सिस्टम, डिपेंड्स ऑन so this is a state function, entropy जो है state function है, so therefore we can have that change in entropy will be delta S S2 minus S1, entropy in final state minus entropy in initial state। it is a state function बोल दिया, तो जो change in entropy होगा that will be delta S and that will be S2 minus S1। change in entropy या फिर यू कैन हैव दैट डेल्टा एच बाई टी। तो इसका जो यूनिट होगा वो क्या रहेगा, नो डाउट दिस एनर्जी एसोसिएटेड विद दैट, energy associated with that is delta H, that is T delta S, and that will be very very small। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स में डेल्टा एस का जो वैल्यू रहेगा दैट वैल्यू विल बी इन जूल पर केल्विन, और डेल्टा एच जो है मोस्ट ऑफ द केसेस में किलो जूल में दिखता है। सो अभी इसका यूज क्या करना है आपको, जो स्पॉन्टेनिटी है किसी प्रोसेस का, वेदर दैट प्रोसेस विल बी टेकिंग प्लेस स्पॉन्टेनियसली और नॉट,
that can be decided with the help of this entropy. Spontaneity means whether it takes place naturally and irreversible way by its own without any influence of external agency. So in that case, that will be a spontaneity. So it is used to decide the spontaneity of process. तो इसी से रिलेटेड हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है. Delta is 0 and that is the indication of equilibrium state. एंट्रोपी बढ़ गया, फाइनल स्टेट में एंट्रोपी यदि ज्यादा है S2 ग्रेटर देन S1, देन डेल्टा S जो है दैट विल बी पॉजिटिव एंड प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस. तो जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो दैट टेक्स प्लेस विद द इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी. देखिए यूनिवर्स में बहुत सारी जो प्रोसेसेस है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है एंड एवरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस टेक्स प्लेस विद द इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी. जहां एंट्रोपी बढ़ता है वहां पे डिसऑर्डर बढ़ेगा. जब डिसऑर्डर बढ़ेगा तो फ्यूचर में 4000 5000 साल बाद में इतना डिसऑर्डर बढ़ जाएगा कि जो सेलेस्टियल बॉडीज है वो एक दूसरे के साथ कोलाइड होंगी एंड दैट कंप्लीट जो यूनिवर्स का थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी जैसी थ्योरीज भी है कि भैया ये ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला, अर्थ डिस्ट्रॉय होने वाला है, वो होने वाला है, उसकी शुरुआत अब हो चुकी है. जो बॉडीज का कोलिजन होगा दैट इज अ डिसऑर्डर. अभी जो चल रहा है वो वेल ऑर्डरनेस है. ये उसके पीछे घूमेगा, ये उसके पीछे घूमेगा, और ये इसके अराउंड घूमता है, इतनी स्पीड से घूमता है. इट्स ओके, दैट इज अ वेल ऑर्डरनेस. लेकिन एक स्टेज ऐसा आएगा कि every spontaneous process takes place with the increase of entropy. Increase in entropy is related to increase in randomness or disorder. जब disorder बढ़ जाएगा तो in that case collisions will take place and that collision may lead to the destruction. तो that is thermodynamics. तो इसी से related एक spontaneous process वाली चीज बताए कि वहां पे entropy जो है वो बढ़ेगा. Every spontaneous process takes place with the increase of entropy. ओवरऑल जो यूनिवर्स है उसका एंट्रोपी जो है वो बढ़ने वाला है यदि प्रोसेस हमारा स्पॉन्टेनियस है. तो बहुत सारी प्रोसेस है यूनिवर्स में. देखिए वो क्या बोलते हैं उसको, ग्लोबल वार्मिंग. व्हाट इज दैट? यही चीज है वो. बहुत सारी स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस हो रही है एवरीवेयर. देयर इज इंक्रीज इन रैंडमनेस और डिसऑर्डर एंड दैट रिजल्ट्स इनटू लॉस ऑफ एनर्जी इनटू द सराउंडिंग. If S2 is less than S1 मतलब एंट्रोपी कम हो गया तो डेल्टा S जो है वो नेगेटिव आएगा आपका एंड प्रोसेस जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा. मतलब आपको कुछ करना पड़ेगा, जैसा कि पास होना इज नॉट अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. इस एग्जाम को पास करना इज नॉट अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दैट नीड्स एन एक्सटर्नल एजेंसी लाइक बुक्स, कॉपीज, मोबाइल्स, ट्यूशंस, आपका एफर्ट, पिताजी का एफर्ट, सबका एफर्ट. नेक्स्ट इज योर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. फर्स्ट लॉ तो याद है ना?
फर्स्ट लॉ तो याद है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला। ओके, सो यहां पे सेकंड लॉ जो है, द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग इंक्रीजेस इन अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मतलब क्या हुआ, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग, ये आपके टेक्सुअल वर्ड्स है, ये टेक्सुअल लैंग्वेज है। एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग इंक्रीजेस इन एवरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। हमारा जो बोलना है कि एवरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस लीड्स टू द इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स। हमारा लॉ एकदम शॉर्ट हो गया, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज एवर इंक्रीजिंग। तो यूनिवर्स जो है वो कैसे बनता है, दैट इज इक्वल टू सिस्टम का एंट्रोपी प्लस सराउंडिंग का एंट्रोपी, and that change will be greater than zero means positive. Positive change means increasing. So entropy of the universe is ever increasing, or every spontaneous process takes place with the increase of entropy. You can say it in other words. In another words, you can say every spontaneous process takes place with the increase of entropy. Every spontaneous process takes place with the increase of entropy. सो आप किसी भी एंगल से देखेंगे तो लाइन एक ही है आपकी। ये जो सबसे पहले लिखा मैंने वो टेक्सचुअल लैंग्वेज में था। अब यदि मेरे पास में कोई परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसका टेम्परेचर है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ओके, मतलब कितना एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मींस व्हाट, इतना, ओके। सो एट दिस टेम्परेचर किसी क्रिस्टल में जो पार्टिकल अरेंजमेंट होती है वो परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड, मतलब वेल ऑर्डर्ड, किसी भी तरह का डिसऑर्डर उसके अंदर नहीं होता है। डिसऑर्डर जब जीरो हो जाता है, रैंडमनेस जीरो हो जाता है, तो इन दैट केस एंट्रोपी विल बी जीरो। एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस प्रेजेंट इन द सिस्टम। तो हमने क्या किया कि हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड कंसीडर किया, वो भी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड, एंड परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड का टेम्परेचर हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एंड दैट इज रिलेटेड टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्ड लॉ पे चलते हैं। एंट्रोपी ऑफ perfectly crystalline solid, entropy of perfectly crystalline solid
डिसऑर्डर या फिर रैंडमनेस जो है सिस्टम के अंदर, क्रिस्टल के अंदर, वो नहीं रहेगा। डिसऑर्डर और रैंडमनेस इज 0। दैट इज योर थर्ड लॉ। देखिए आपके सिलेबस की जहां तक का लिमिटेशन है उसमें ये चीज नहीं है, इन एक दो लाइन का तो है, तो बताने में क्या जाता है, एंट्रेंस में तो रहेगा ना, एंट्रेंस में तो रह सकता। ओके, so every spontaneous process takes place with the increase of entropy, or entropy of the universe is ever increasing। देखिए भैया दुनिया खत्म होने वाली है, इसके पीछे एक ही लाइन है क्या, entropy of the universe is ever increasing means there will be increase in disorder or randomness। एक ही लाइन काफी है। कैसे होगा क्या होगा थर्मोडायनामिक्स को उससे कोई मतलब नहीं है, बस होगा मतलब होगा, बाबा जी से कम नहीं है। Okay, so shall I clean all these things? Okay, the next parameter is gives energy और free energy। इसके बाद वाला और एक थर्मोडायनामिक में देखिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के जब एग्जांपल लिखे थे आपने, तो इंटरनल एनर्जी लिखा था, उसके अंदर दूसरा एंथैल्पी, तीसरा एंट्रोपी और चौथा आपका फ्री एनर्जी। और उस वक्त मैंने बताया था कि ये चारों प्रॉपर्टीज आपके लिए अननोन है, अभी उसमें से तीन आपको मालूम हो गई, अभी चौथी के लिए चलते हैं। okay. देखिए हमारे पास एक बैंक अकाउंट होता है, उस बैंक अकाउंट में एक डेफिनेट सर्टेन अमाउंट होता है, इतना 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 आदमी देख के होता है, किसी के अकाउंट में इतना ज्यादा होता है, किसी के अकाउंट में इतना होता है, जितना भी हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, मतलब जितना है वो टोटल एनर्जी कंटेंट है उस सिस्टम का। ठीक है, उस अकाउंट को चालू रखने के लिए मिनिमम जो भी बैलेंस होता है, इधर 1000 और 500 रुपीज जो लगता है, जिसको आप बाहर निकाल के यूटिलाइज नहीं कर सकते। आपके पास जो अकाउंट है उसके अंदर आपके पास में 5000 रुपीज है, दिस इज व्हाट टोटल एनर्जी कंटेंट ऑफ द सिस्टम। आउट ऑफ दिस पार्ट इज नॉट यूजफुल फॉर यू, वो बैंक के लिए है। अकाउंट मेंटेनेंस, बैलेंस अकाउंट जो भी है आपका, उसको चलाने के लिए इतना मिनिमम बैलेंस इज रिक्वायर्ड, मतलब आपके पास इतने हैं बैंक में, तो आपके पास इतना है 5000 रुपीज है, लेकिन उसमें से आइदर 500 और 1000 रुपीज आप कभी नहीं निकाल सकते। ओके, अब क्या हो गया, टोटल एनर्जी कंटेंट तो बहुत है, 5000 जूल है आपके पास में, रुपीज है, उसमें से 500 जो है दैट इज रिलेटेड टू well orderedness, or you can say maintenance, or you can say this is the energy associated with the well orderedness of that account, entropy। अब इसमें से कितना बचा है आपके पास में, इतना, and that can be spent on मोबाइल रिचार्ज के लिए यूज कर सकते, शूज खरीद सकते, देन कॉस्मेटिक्स खरीद सकते, क्लॉथ्स परचेज कर सकते हैं। सो यूटिलिटी जो है इतना जो है 5000 उसका नहीं है, यूटिलिटी सिर्फ इतना है हमारे पास में। दिस इज द यूजफुल पार्ट ऑफ दैट अमाउंट दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। हमारे काम कौन सा आने वाला है, ये अमाउंट, ये हमारे काम में नहीं आने वाला, वो हमेशा के लिए उसी में पड़ा रहेगा। दैट इज अ डेड अमाउंट भी बोल सकते हैं आप उसको, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अकाउंट मेंटेनेंस। सो इस तरह से हमारा सिस्टम जो, अब इसके यूनिट चेंज कर देते हैं। अभी हमारा जो सिस्टम है दैट इज एसोसिएटेड विद 5000 जूल्स ऑफ इंटरनल एनर्जी, H प्लस पीवी जो है, U प्लस पीवी जो है आपका, दैट इज टोटल एनर्जी कंटेंट ऑफ द सिस्टम।
ये आपका H है, H जो है वो है आपका U प्लस PV. Total energy content of the system including pressure, volume, type of work, that is your enthalpy. Out of that, this 500 joule per Kelvin is not available for you. That is related to entropy S. And now ये जो part है that can be converted into useful work. तो हमारे पास में जो टोटल एनर्जी है उसमें से एक ही पार्ट जो है वो आप यूटिलाइज कर सकते, इतना वाला. एंड दिस इज कॉल्ड एज फ्री एनर्जी. The part of total energy content of the system that can be used to perform the work, or that can be converted into useful work, and that is called as gives energy. So this is what total energy content of the system. Then energy associated with this orderness will be Ts, because आपने लिखा था S is equal to, right, H by T. H by T. H क्या है हमारा एनर्जी, ये तो टेम्परेचर है. सो डेल्टा H is the energy associated with the orderness, delta ST. So this H is the total energy content. इसमें से ये पार्ट जो है ये Ts है आपका, केल्विन हटा देते इससे. So this will be the energy associated with entropy. Entropy के साथ में जुड़ा हुआ जो एनर्जी है that is Ts. टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर दिया. So this H is the total energy content. ये आपका 5000 था, इसमें से आपको ये 500 अवेलेबल नहीं होगा. एंड जो बचा है that is what? फ्री एनर्जी. सो फ्री एनर्जी क्या है? तो टोटल एनर्जी कंटेंट सिस्टम में कितना भी हो, लेकिन उसमें से सम पार्ट इज नॉट अवेलेबल फॉर डूइंग द वर्क. सो जो अवेलेबल पार्ट है दैट विल बी कॉल्ड एज गिव्स एनर्जी. Available part of energy of the system that can be converted into useful work is called as gives energy or free energy. Total energy content minus energy associated with the entropy. That is G is equal to H. टोटल एनर्जी कंटेंट U प्लस PV है ये, उसमें से TS आपने माइनस कर दिया. सो TS क्या है? एनर्जी एसोसिएटेड विद द रैंडमनेस और डिसऑर्डर प्रेजेंट इन द सिस्टम. उसके साथ में कुछ पार्ट एनर्जी का जुड़ा रहेगा जो हम कभी यूज नहीं कर सकते. सो इट इज अ स्टेट फंक्शन. It is a state function. Again, it depends on initial and final state. Therefore, change in gives energy will be equal to G2 minus G1. तो सिस्टम में एनर्जी तो बहुत है, H है, उसमें से ये पार्ट आपको नहीं मिलेगा वर्क करने के लिए, तो उतना माइनस कर दो, तो जो बचेगा दैट विल बी कॉल्ड एज गिव्स एनर्जी और फ्री एनर्जी. दैट इज अवेलेबल पार्ट ऑफ एनर्जी ऑफ ए सिस्टम दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क. दैट इज कॉल्ड एज gives energy or free energy. It is denoted as G. It is a state function. It is an extensive property. It depends on initial and final states of the system. So that delta G will be equal to G2 minus G1.
और नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके ये क्वेश्चन हम कल करेंगे। यहां रुकते हैं। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? कोई बैच वगैरह है अभी? ओके यहां रुकते हैं। बाय।